हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारी जो सीक्वेंस चल रही थी एनसीईआरटी की, उसका जो आज हम 7 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हमारा देश भारत। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, उनमें से बेसिक्स बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप नहीं जानते। और ये हमारी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से देखे तो बहुत मतलब एक बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज बहुत बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो वनडे एग्जाम, उनमें डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। भारत के बारे में भारत की कंप्लीट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अवस्थिति, उसके बारे में उसका अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, मैप में मतलब भारत की अवस्थिति है कहाँ। इसके अलावा भारत के अलग अलग भौगोलिक पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे कि पर्वत तंत्र, मैदान तंत्र, प्रायद्वीप, सब बहुत कुछ पढ़ेंगे। मतलब इसमें भारत के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, बेस बेस हम तैयार कर लेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। लास्ट तक बने। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आज आपको देने हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले चैप्टर्स में आए हैं, उनके आंसर आज इसमें मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इसकी स्टार्टिंग की लाइन जस्ट इसके साथ साथ पढ़ते हैं। भारत में एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है भारत। और उत्तर में है हिमालय, हिमालय के शिखरों से घिरा है। और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप की तटों पर लहराते हैं। ये इक्वेशन है प्रायद्वीप। मतलब पिछला जो चैप्टर था हमारा, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो तीन ओर से घिरी हुई जो इस तलाकृति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हमें ये देखो आज इसमें इस अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसका मिल गया कि वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ। कैसे कैसे, जैसे पूर्व के साइड से देखे तो बंगाल की खाड़ी हो गई, वहीं पश्चिमी साइड में देखोगे तो आप अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत क्या है कि प्रायद्वीप हो गया भारत का। भी इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं इंडिया के बारे में बहुत सारी, जो कि डायरेक्ट जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,83,000 और 63 किलोमीटर कुल है इसका क्षेत्रफल। मतलब जो वर्ल्ड विश्व का जो ओवरऑल इस्तेला करते हैं, मतलब कुल जो क्षेत्रफल है ना, उसका 2.4% क्षेत्रफल किसका है, इंडिया का है। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है। इसके अलावा ये विस्तार दे रखा है, जैसे हम इंडिया का मैप बना के देखेंगे इसमें। ये है इंडिया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इससे समझते हैं कि इसका विस्तार, भारत की बात करें तो विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक। उत्तर का जो पॉइंट होगा, उत्तरतम पॉइंट, उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। उससे लेकर मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल पॉइंट से, और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और इधर देखो गुजरात, गुजरात में कच्छ के रन से गुहार मोती जगह का नाम है, जो कि पश्चिमतम पॉइंट है भारत का। उसके अलावा इधर पूर्व की साइड में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश का केबुथु, कीबीथू नाम का एक पैलेस है। जहाँ तक भारत की जो चौड़ाई है, मतलब ये इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार देखे तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। इसमें थोड़ा एवरेज दे रखा है क्योंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, इसलिए 3200 किलोमीटर तो इसकी उत्तर से दक्षिणतम लंबाई, और 2900 किलोमीटर दे रखा है पूर्व से पश्चिम विस्तार। भारत में भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधताएं पाई जाती है। इसके अलावा भारत में मरुस्थल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, मैदानी भाग, पठारी भाग, तटीय सीमाएं, द्वीप, इनके बारे में आज एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वही जनसंख्या की बात की गई है इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार इसने जनसंख्या, मतलब भारत की कुल आबादी बताई है कि 120 करोड़ के आसपास इसने आबादी बताई, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो अपडेट नहीं है। और ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। लेकिन अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में। अबाउट 140, मतलब 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है भारत की। तो भारत अब जनसंख्या के मामले में देखें तो चीन चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा भारत की अगर स्थिति देखे भारत की, मतलब ये देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अगर भारत की देखे तो अभी मैप बना के देखते हैं। ये भी मैप से सही समझ आएगा। ये मैप मैप हो गया, क्विक मैप हो गया हमारा।
वहीं भारत की ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारे ये 8 राज्य कौन से हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। आपको ये राज्य मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। कर्क रेखा किन 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके अलावा भारत का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार की बात करें, अक्षांश विस्तार चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में मतलब विश्वत रेखा नीचे से होकर गुजर जाती है भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके ऊपर को लेके मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की साइड में अक्षांश विस्तार भारत का। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात कर ले भारत की अगर, तो देशांतरीय विस्तार चूंकि ग्रीनविच जो लाइन है उसके पूर्व के साइड में भारत अवस्थित है, तो इसलिए जो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात कर ले तो भारत का देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है 68 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके वहीं जो अंतिम पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का किवितु जो पॉइंट है वहां से होके गुजरता है। वहां की जो देशांतर रेखा वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के साइड में है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखे ना, इन दोनों के बीच में मतलब गुजरात की जो देशांतर रेखा है मतलब कि जो 68 डिग्री 7 मिनट इनके और इनके बीच में अगर डिफरेंस देखिए, हमने पिछले चैप्टर देशांतर वाले में मानक समय वाले में पढ़ चुके हैं कि लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है देशांतर विस्तार से 29 डिग्री का। और टाइम की बात करें तो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। अगर आप गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के तक जाओगे ना तो देशांतरीय रेखाओं के आधार पर तो 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि अगर अलग अलग टाइम जोन होगा भारत में तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ चुके हैं लेकिन हम थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसलिए भारत का एक जो मिड लाइन है इन दोनों के बीच की लाइन पर एक मानक रेखा मानी गई है समय निर्धारित करने के लिए, और वो जो मानक रेखा है ना वो मानी गई है 82 डिग्री 30 मिनट को। वो जो 82 डिग्री 30 मिनट पे जो पूर्वी देशांतर को मतलब कि इससे समझते हैं। मैं नीचे मैप दे रखा इस पे, जैसे ये है इस मैप में समझे तो इधर से जाती है 67 डिग्री 25 मिनट वाली रेखा, और इधर से जो अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा पूर्व वाली रेखा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक देशांतरीय विस्तार, चूंकि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री पर यदि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 29 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है। ओवरऑल जैसे कैलकुलेशन निकालेंगे तो अबाउट 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अलग अलग जगह पे अगर टाइम अलग अलग रहेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब परिवहन के लिए भी और भी जितने भी हैं। तो इसके लिए एक इनके बीच में एक रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है ना उसको भारत की मानक रेखा माना गया है। इसके हिसाब से दोनों साइड में टाइम को एवरेज करके मतलब कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स टाइम रहता है। तो जो 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्वी देशांतर है ना भारत की स्थानीय समय रेखा को मानक समय रेखा माना गया है, और इसको भारत का मानक यामी उत्तर भी कहा जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मानक रेखा है भारत की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर नहीं आता इसका आंसर तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, एक वीडियो मिलेगा आपको इसके बारे में भी। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के स्थलीय देशों की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश, अब ये कौन कौन से हैं मैप के माध्यम से मैप पे देखेंगे। भारत के 7 पड़ोसी देश, सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग से देखो, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 7 देगा, 7 कंट्रीज हो गई। इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी, एक ट्रिक है, ट्रिक मैं लिख के बता देता हूँ। बचपन में MBA का सपना, MBA का सपना था। तो ये 7 देश उसके नाम। अब इसके इस ट्रिक्स में जैसे वैसे क्या हो गया, वैसे हो गया बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, मैं से म्यांमार मान लो, इसमें ऐसे कुछ नहीं मानो तो इससे मान लो, मैं से म्यांमार, बी से भूटान,
एशिया अफगानिस्तान, कितने हो गए 4 और 3 7, ये 7 कंट्रीज है जो भारत की पड़ोसी देश है। इसके अलावा जो दो द्वीपीय देश हैं, मतलब जो एक तो मालदीव हो गया, इसमें इस मैप में तो नहीं दिख रहा मालदीव, लेकिन एक है श्रीलंका और एक में मालदीव, ये द्वीपीय देश है जो भारत के टच में है। और इस मैप में देखते हैं अच्छे से, इसमें साफ नहीं आ रहा। ये भारत की कुछ स्टेट्स हैं, भारत के स्टेट्स के बारे में जानकारी दे रखा है कि भारत के ओवरऑल इस मैप के अनुसार देखेंगे तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। चूंकि ये एनसीईआरटी ओल्ड है ना, इसलिए, क्योंकि अगर अपडेटेड अभी वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे कि जून 2014 में तेलंगाना को भारत का 29 मतलब 29वां राज्य बना था। तेलंगाना कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये रहा पे, इसमें साफ नहीं आ रहा। नीचे एक मैप हम नीचे वाले मैप्स में देख लेंगे, और मैंने मैप ऐड किए हैं कुछ। इसके अलावा दक्षिण में समुद्र के 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी। पिछले चैप्टर जो पिछला चैप्टर था हमारा जिसमें हम पढ़ रहे थे नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, महासागरों के कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, मतलब महाद्वीप महासागरों के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो श्रीलंका और भारत को जो जोड़ने वाली जल संधि है ना, उसका क्या नाम है, इसमें उसका आंसर दे रखा है। देखो यहाँ पे, अगर वहाँ पे आपने जवाब दिया होगा तो यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या था, वो करेक्ट ही होगा। ये देखो, पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत एंड श्रीलंका को अलग करती है। मतलब कि ये जो जल संधि है, इधर हो गया ये जल संधि, मतलब ये श्रीलंका और ये भारत को, ये जो इसके बीच में जो जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है, वो पाक जल संधि है। इसका नाम क्या है, पाक जल संधि। अब भारत के प्रशासनिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, मतलब भारत का डिवाइडेशन देखेंगे इस मैप के माध्यम से कि भारत को कितने भौगोलिक पार्ट्स में बांटा जा सकता है। भारत एक विशाल देश है। ये इसमें देखो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है, चूंकि पुरानी है। अगर अब वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 28 स्टेट हो गए और 8 यूटीज हो गई, क्योंकि एक लद्दाख को, जम्मू और कश्मीर को एक करके इसमें लद्दाख यूटी बना दी गई एक। तो 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखो इस मैप, और मैप हमारे भी हैं, उसमें अच्छे से और समझ लेंगे कि भारत की भारत के जो प्रशासनिक विभाजन, मतलब जोग्राफिकल जो डिवीजन किया गया उसको समझो। तो उत्तर की साइड में उत्तर जम्मू कश्मीर से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक, म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम तक हिमालय प्रदेश फैला हुआ है। जबकि उसके नीचे आता है जो दूसरा पार्ट आता है भारत के, तो दूसरा आता है गंगा के मैदान का, ब्रह्मपुत्र मैदान का, जो कि डेल्टा बनाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में जानेंगे। तीसरा पार्ट है उत्तरी पार्ट हो जाएगा राजस्थान पश्चिम साइड, और ये जो बीच वाला पार्ट है त्रिभुजाकार, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय प्रकार भारत का। इसके अलावा ये तटीय किनारे हो गए, ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट, इसके इन सभी के बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में बेसिक जो हमारा बेस अच्छा बना देंगे, क्योंकि बहुत ब्रीफ जानकारी तो हम जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे एक एक टॉपिक्स के बारे में बहुत ब्रीफ जानेंगे। भारत की कैपिटल बहुत आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि भारत की कैपिटल क्या है। इसका आंसर तो इसमें दे ही रखा है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान, और सबसे छोटा है जो गोवा है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा भारत का भौतिक डिवीजन पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ भारत का भौगोलिक डिवीजन। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां कई प्रकार की होती हैं, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, तटद्वीप, समूह, जो मैं भी मैप में देखे थे ना, उन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक के बारे में। तो स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग करते हैं पर्वतमाला से करते हैं। पर्वतमाला हिमालय जो भारत के उत्तर में अवस्थित है, हिम प्लस आलय, बर्फ का घर, ये इसका संधि क्षेत्र में इसको पार्ट्स में तोड़ रखा है, बर्फ का घर। इसके तीन श्रृंखलाएं हैं हिमालय की। जैसे हम एक मैप बनाते हैं भारत का, इधर तो कोई काम नहीं हिमालय का, तो इधर से ही बना देंगे। भारत हो गया। हिमालय की बात करें तो हिमालय की 3 श्रृंखला, हिमालय को 3 पार्ट्स में है। तो तीनों सब मतलब 3 पार्ट्स में देखते हैं हिमालय को। पहला जो होता है उसको बोलते हैं व्रत हिमालय, जो आउटर हिमालय, जो सबसे बाहरी हिमालय, उसको व्रत हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में व्रत हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हिमाद्री। ये इसमें विश्व की जो सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। और वहीं दूसरी जो हिमालय की चोटी होती है ना, उसको बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमांचल।
मान चलिए दूसरी श्रृंखला हो गई। और इसमें इसके अलावा जो अंतिम जो हिमालय का पार्ट, जो अंतिम जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं शिवालिक या आउटर आउटर हिमालय। मतलब 3 श्रेणियाँ हो गई, तीनों अलग अलग पेन से मान देते हैं। ये बीच वाली डबल हो गई। तो देखो स्टार्टिंग वाली जो है वो रत हिमालय, उसके बाद जो रेड कलर से बनाई हमने वो माने मध्य हिमालय या हिमांचल जिसको बोलते हैं, ऊंची चोटियाँ। इसमें जो प्रसिद्ध लोग मतलब प्रसिद्ध जो पहाड़ियाँ होती हैं पर वो घूमने की जो भी अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस हो गए, बहुत सारी नदियाँ इन पहाड़ों से निकलेंगी। तो जो अंतिम जो पार्ट है हिमालय का वो है शिवालिक। इसके बारे में जैसे जैसे हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे ब्रीफ और भी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में इनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो बनी हुई है। और जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक के बारे में बहुत ब्रीफ जानकारी। आज यहाँ पे केवल इसको बेस बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की अवस्थिति है, ताकि हम नेक्स्ट जैसे पढ़ें तो हमारा बेस क्लियर रहे। तो ये हिमालय हो गया। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से भी मतलब शिवालिक अंतिम पार्ट हो गया जो दक्षिण में स्थित श्रृंखला। इसके बाद जो पार्ट आता है भारत के मैप में, जो दूसरा भाग आता है वो है भारत का उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान मतलब जो गंगा नदी और उसकी सहायिकाएँ जो नदियाँ होती हैं ना, वे मिलकर जो मैदान बनाती हैं, हिमालय से निकलती है जो भागीरथी के नाम से गंगा, और उसकी सहायक नदियाँ मिलके एक मैदान बना देंगी, समतल एवं सपाट मैदान। और इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो लोड निक्षेप, मतलब जो नदियाँ जलोढ़ ले आती हैं, जो निक्षेप लेके बहा के ले आती हैं अपर्दन करके, और यही समतल में आके छोड़ देंगे। इससे समतल एक तो मैदान बनेगा, और मैदान बनेगा तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी ना वो उपजाऊ मिट्टी रहने वाली है। और इसमें एक सबसे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि एक सीधा पूछ सकता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, जो सुंदरबन डेल्टा, वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, जो इन नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है, इन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इन नदियों के मुहाने पर जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं ना, उससे पहले जो डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन का डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इधर देखो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, गंगा व ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा भी मैप में देख लेंगे हम, सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना क्या होता है? जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जिस जगह पे नदियाँ सागर में मिलती है, समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस नदियों का मुहाना बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स हमने पढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो मरुस्थल है, भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है जो राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में अवस्थित, उसको थार का मरुस्थल। यह शुष्क गर्म एवं रेतीला स्थान होता है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम, लोग भी बहुत कम निवास करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। वहीं अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहला पर्वतों के बारे में पढ़ा, फिर मैदान के बारे में, फिर मरुस्थल के बारे में। अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम प्रायद्वीप पठार के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यूज ये उल्टे त्रिभुजाकार की आकृति होती है भारत के नक्शे पे, जो अपने अभी ऊपर भी देखिए और अभी नीचे और देख लेंगे एक बार, इसके बारे में थोड़ा जान ले कि हैं इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। धरातल काफ़ी ऊंचा होता है। इस पिछले जो चैप्टर था उसमें भी इनके बारे में बहुत कुछ हम ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। जो इसका पिछला चैप्टर था पृथ्वी के स्थल रूप, उनके बारे में हम प्लेटूज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है, मतलब पर्वत से इसकी ऊंचाई कम होती है, और ऊपर जो जिसका शिखर होता है पर्वत का, जो किनारे शंकु रूपी में होगा जो शिखर होगा जो, और ये सपाट होता है समतल का। इसका जो धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटियाँ होंगी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, हमने पढ़ा था कि विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला जो भी मैप में देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं भारत की। इसके अलावा ये जो पठार है, इससे नर्मदा नदी और तापी नदी, ये नदी क्या करती हैं, ये नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। जैसे ये कैसे भी मैप से समझते हैं हम, इधर मैप से समझेंगे तो ये रहेगा मैप, ये यहाँ से अवस्थित देखो नीचे मैन उतना बनाते हैं जहाँ से प्लेटू इस प्लेटू का जो आकार होता है ना ऐसे होगा, मतलब त्रिभुजाकार आकृति में ये प्लेटू है, मतलब ये पठार होंगी। और इन पठारों से जो नदियाँ बह के चलेंगी ना, उनमें नर्मदा नदी और तापी नदी इधर अरब सागर में, बे ऑफ मतलब अरब सागर में गिरेंगी, मतलब विपरीत साइड में। जबकि जो नदियाँ पूर्वी घाट मतलब नर्मदा और तापी नदी तो किस साइड में, किस में गिरेंगी, गिरने वाली है, मतलब अरब सागर में गिरती हैं। वहीं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई,
ये नदी महानदी हो गई, ये किसमें, अरब सागर में गिनती है। इस पठार से निकल के किधर गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। जैसे ये हो गया तापी और नर्मदा, तो पठार से बहती हुई अरब सागर में गिरेंगी, पश्चिम साइड में, गुजरात की साइड में। और जो जो शेष अन्य नदियाँ जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये नदियाँ गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, बहती हुई पूर्व साइड में बहती हुई। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ होगी, ये हमने पढ़ा है। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहाद्री, तथा पूर्व में पूर्वी घाट। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अवस्थिति कहाँ है, ये मैप बना के देखते हैं हम। क्या हो गया इसके, ये ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप, ये भारत का एक पार्ट है, क्योंकि हमें इसी की नीड है तो ये इतना बना लेते हैं। और ये इसमें प्लेट्यू हो जाएंगे, मतलब ये पठारी भाग हो जाएगा ये। अब ये जो पार्ट है जो इधर बचा हुआ है, इधर भी समुद्र, इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये जो पार्ट बच गया, जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं हम, ये इधर वाला जो तट होगा इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, और इस तट को बोलते हैं पूर्वी तट। क्योंकि पूर्वी तट कटा फटा होता है, कटा फटा, चूँकि नदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो जैसे बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी तो वे अपरदन करते हैं यहाँ पे, इनका जो नदियों का मुहाना होता है। जबकि इधर नदियाँ कम विस्तृत होती है, क्योंकि ढलान, जो पठार का ढलान है वो पूर्व की साइड में है, तो कटा फटा ढाल होता है। तो ये इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्व साइड में होता है। और इस जो पश्चिम की साइड में होता है इसको बोलते हैं ये मालाबार तट, मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसको वो बोलते हैं सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री पूर्वी घाट। और इधर कोरोमंडल तट। तो ये हमने पठारों के बारे में हमने पहले भी देखा है कि ये खनिजों से परिपूर्ण होते हैं, कोयला लोहा स्किन में पाया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट भौगोलिक विभाजन भारत का आता है, चूंकि हमने पर्वत पढ़े, उसके बाद मैदान पढ़ा, मरुस्थल पढ़ा, मरुस्थल के बाद हमने पठार पढ़े, जो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान अभी पढ़े हमने पश्चिमी घाट के पश्चिम में, मतलब जो पश्चिमी घाट हमने पढ़ा, प्लेटू के, ये जो प्लेटू है, ये देखो ये प्लेटू, ये पश्चिमी घाट हो गया। और ये पूर्वी घाट, इसके पश्चिमी पार्ट, मतलब ये समुद्र से लगा हुआ किनारा, जो मैदानी भाग उसको तटीय मैदान, इसमें पूर्वी साइड में भी ये समुद्र से लगा हुआ कटक जो मैदानी भाग होता है उसको तटीय मैदान बोलते हैं। तो पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिमी पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की बात कुछ डायग्राम देखना है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, वहीं पूर्व में बहने वाली नदियाँ कई कई प्रकार की नदियाँ बहती हैं। जो महानदी हो गई, गोदावरी ने देखा है, कृष्णा, कावेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए मिलती हैं, तो जो कट वहाँ के तटों को, मतलब अपर्दन की वजह से उसको कटा फटा कर देती है, मतलब कि। और ये जो नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब हम इन सभी चीज़ों जो जो हमने पढ़े हैं, इनको एक बार मैप में अवस्थित और देख लें। ये अच्छा मैप है, इससे सही समझ में आएगा, एकदम अच्छा, सही से समझ में आएगा। ये है भारत का मैप। और ये जो सभी अवस्थित देख लेते हैं, पर्वत देखते हैं। सबसे पहले हमने पर्वत पढ़ा है, तो पर्वत को अलग अलग पेन से देखा। ये हिमालय की पार्ट है, ये हिमालय, जैसे व्रत हिमालय चला गया, ये व्रत हिमालय के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है उसको, जैसे दूसरा जो मध्य हिमालय, हिमांचल बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है, अंतिम पार्ट हिमालय का, उसको बोलते हैं शिवालिक, जो जिसका जो पूर्वी किनारा होता है वो मध्य हिमालय से संयुक्त हो जाता है। ये इधर इधर आ रहा है, अराकान योमा तक आ रहा है, म्यांमार के अराकान योमा तक आएगा। इसमें बहुत सारे, मतलब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और बहुत से ब्रीफ में जानेंगे, तो इसमें बहुत सारी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे हिल स्टेशंस हो गए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, जो कि यहाँ पर केवल बेसिक है, बेस बनाने के लिए कि भारत की भौगोलिक डिवीजन कैसा है। तो ये हमने पर्वत देखे। इसके बाद जो मैदानी पार्ट आता है, ये जो गंगा नदी हो गई, ये गंगा नदी जा रही है, ये गंगा नदी इधर। तो ये जो पार्ट हो जाएगा, ये गंगा नदी का मैदान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदियाँ मिलकर गंगा का मैदान, जो सबसे उपजाऊ भाग होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी होती हुई ये ब्रह्मपुत्र का मैदान बनाती है, जो दिहांग दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। और ये मैदान मिलकर ये जो भाग होता है, देखो इसमें दिख नहीं रहा, मैं क्या कर दिया, ये देखो, ये सुंदरबन डेल्टा है।
ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो मुहाने हैं ना, जो बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं, ये मिलके बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है, और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा होता क्या है, जहाँ पे नदियाँ नदियाँ कहाँ किस में मिलती हैं, अपने जहाँ नदियों का मुहाना होता है, मतलब समुद्र में मिलती हुई, और वहाँ पे मतलब डेल्टा ऐसे होगा, कटा फटा पार्ट होगा, जिसमें समुद्र पानी भी मिलेगा, दलदल भी मिलेगा, पेड़ पौधे बहुत जो मतलब बहुत गहरे रूप में वनस्पतियाँ मिलेंगी, मतलब तो उसको बोलते हैं डेल्टा। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है, हमने तीसरा पार्ट जो पढ़ा मरुस्थल के बारे में, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में मरुस्थल पाया जाता है, पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है, गुजरात तक लेके कच्चीरन तक ये मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद जो चौथा पार्ट हमने पढ़ा प्लेट्यू, मतलब पठारी भाग, ये होता है ये त्रिभुज के आकार का ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे गारो खासी गैप आ जाएगा, थोड़ा गैप के बाद में फिर ये आगे तक चला जाएगा, ये पठार मेघालय की मिकिर जैन या पहाड़ियों तक ये पठार, ये प्लेटू हो गया। ये प्लेटू हो गया। इस प्लेटू के बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ा मैं, इंडियन जो वाला पार्ट था, प्लेटू से लगा हुआ, मतलब ये पठार से लगा हुआ जो इसका जो पश्चिमी किनारा जो होता है, इसका जो पश्चिमी किनारा, ये इस पश्चिमी किनारे को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, जो कि समतल और ऊंचाई भी अधिक पाई जाती है, जबकि जो ये पूर्वी, इसके जो जस्ट अपोजिट पूर्वी भाग में पाया जाने वाला पूर्वी घाट क्या है, इसका जो ढलान है वो जो घाट, ये प्लेटू पठार है, इसका जो ढलान है पूर्वी साइड में, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हुई यहाँ पे जो अपना मुहाना बनाती है, मतलब समुद्र में मिलती हैं, जैसे कि ये एक नदियाँ हो गई, ये महानदी हो गई। तो ये जो भाग होता है कटा फटा मिलता है, कटा फटा मिलता है, और यहाँ पे जो अधिकांश जो नदियाँ होती हैं भारत की, वो बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट के सहारे से मिलती है, इसलिए तट को कटा फटा कर देती है, मतलब अपरदन की वजह से इसको कटा फटा कर देती है। और चूंकि हमने पढ़ा ये पश्चिमी घाट, और ये इससे लगा हुआ पूर्वी घाट, और जो मेन किनारा होता है पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में, ये जो बारीक 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 ग्रीन ग्रीन जो फील्ड दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ये होगी तटीय मैदान होगी, पूर्व में पूर्वी घाट के जस्ट पूर्व में ये जो ग्रीन ग्रीन जो ये ग्रीन जो लाइन दिख रही है, ये बिल्कुल पतली सी सकरी सी लाइन, ये होते हैं तटीय मैदान के रूप में होते हैं। जबकि ये द्वीप समूह है, जैसे ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार सी, ये द्वीप समूह हो गया। द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर जल से घिरी हुई आकृति होती है ना, उसको द्वीप समूह बोलते हैं। तो ये भारत के बारे में, भारत की भौगोलिक डिविजन्स थे। यहाँ से एक जैसे ऊपर में हिमालय बर्फ की चोटी दे रखा है, फिर इधर मरुस्थल दे रखा है, ये मैदान में खेती वगैरह हो रखी है। ये प्लेटू है, देखो ढलान दिख रही है, प्लेटू हो गया। और ये तटीय कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय मैदान, तटों से संलग्न जो मैदान होते हैं, कटापटा क्षेत्र, ये तटीय मैदान हो गया। इसके बाद इससे भी हम भारत की अवस्थिति को समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो ये ऐसे एनसीईआरटी में वैसे लगाए गए हैं। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे एक परिभाषा दे रखा है, परवाल द्वीप क्या होते हैं, जैसे ये दिख रखा है। परवाल क्या होते हैं, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जो वो छोटे समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनके कंकाल बच जाते हैं। अब उन कंकाल को क्या कहते हैं, हम पोलिप बोलते हैं, पोलिप। छोटे जो समुद्री जीव हैं उनके कंकालों को हम पोलिप कहा जाता है, उन कंकालों को। और जब वो जीवित, और जो दूसरे जीवित पोलिप होते हैं, जो दूसरे जो जीवित जो जंतु होते हैं, जिनको पोलिप बोलते हैं, जब जीवित पोलिप मरते हैं और उनका कंकाल बच जाता है, तो जो कंकाल होगा उसको हम बोलेंगे परवाल। और जब पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होती है, मतलब जो दूसरे जो अन्य जो पोलिप बने, मतलब जो अन्य जो जंतु होंगे समुद्री जंतु, वो इन कंकालों के ऊपर वृद्धि करेंगे, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये समय समय पर चलता रहेगा, एक की डेथ हो जाएगी, उसका कंकाल फिर उसके ऊपर नए आ जाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब क्या होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जंतु जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके जिनको क्या पोलिप बोलते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, उनके कंकाल बच जाते हैं। अब उन कंकालों पे जो अन्य जीव होते हैं ना, उनकी वृद्धि होने लगती है, मतलब वे रहने लगते हैं। वे जब उनकी भी डेथ हो जाएगी, तो इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती हुई ये इतने ऊंचे हो जाते हैं कि ये काफ़ी ऊंचे, मतलब इतने काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, जो समुद्र के बाहर तक दिखाई देने लगते हैं। और एक पर ऐसे देखो, ये जो डायग्राम में दिख रखी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रवाल द्वीप बोलते हैं।
किसके द्वारा बनी है? छोटे जंतु प्रवालों के द्वारा, उनकी डेथ के कारण जो उनके कंकाल होते हैं उनसे निर्मित है ये, इसलिए इनको प्रवाल द्वीप बोलते हैं। चूँकि ये पढ़ चुके, ये लास्ट में इसमें कुछ एक थीम, एक स्टोरी दे रखा है जो सुनामी के ऊपर होता है। सुनामी क्या होती है? सुनामी जैसे समुद्र में जैसे भूकंप वगैरह या तरंगीय भूकंप के कारण जो तरंगे क्या होती है ना, समुद्र की जो पानी होता है जो तरंगों के रूप में तीव्र गति से तटों पर आ जाता है। तीव्र गति तटों पर अगर विनाश विनाश अगर उसमें अगर भूकंप की तीव्रता और सुनामी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो बहुत अधिक विनाशकारी हो सकती है। जैसे 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के भी जो पूर्वी जो पार्ट्स हैं उसमें इसने बहुत तबाही मचाई थी, जिसमें कई हजारों लोगों की जान गई थी। तो इसमें लास्ट में जो भारत का जो लास्ट डिवीजन द्वीपों के रूप में जो हमने मैप में देख भी चुका है कि लक्षद्वीप जो किसमें, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर मतलब इधर गुजरात के नीचे, गुजरात के साइड में पश्चिम साइड अरब सागर में लक्षद्वीप, जबकि पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और 2004 की सुनामी के बारे में दे रखा है, इसके बारे में आप गूगल से सर्च करके देखना कि क्या क्या हुआ था उस दिन। सुनामी की परिभाषा लास्ट में, एक सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे होती है जो समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो तरंगे होती हैं भूकंप के, पहले तो नॉर्मल तरंगे तो वैसे समुद्र में जनरली चलती रहती हैं, रोज का काम है, लेकिन जैसे कोई समुद्र में भूकंप वगैरह आएगा तो तरंगों की तीव्रता बढ़ जाएगी, तीव्र गति से तट की ओर बहलेंगी और तटों के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, जिससे कि जान अगर ये भूकंप तीव्र होता है और इनकी तीव्रता तेज हो जाए तो जान माल तक का नुकसान कर देती है। 2004 की सुनामी के बारे में आप देख सकते हो गूगल सर्च करके। तो ये जो ये चैप्टर था, इसमें भारत के भौगोलिक डिवीजन को हमने कितने पार्ट्स में देखा? 6 पार्ट्स में देखा। 6 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? 6 पार्ट्स के क्विक रिवीजन कर ले तो 6 पार्ट्स थे। पहले तो पर्वतीय मैदान जैसे हिमालय के बारे में, फिर गंगा के मैदान मतलब मैदानों के बारे में पढ़ा, तीसरा जो मरुस्थल के बारे में, चौथा प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ा, पांचवा जो तटों के बारे में पढ़ा, तटों और घाटों के बारे में मतलब प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर पश्चिम पूर्वी घाटों के बारे में पढ़ा, तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा, और अंतिम हमने पढ़ा कि द्वीप समूहों के बारे में, भारत के द्वीप समूह के बारे में। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में हमने जाना है कि भारत का कुल उसकी स्थिति क्या है, उसकी पॉलिटिकल स्थिति, मतलब पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल का मतलब हमने मैपिंग वाला जो चैप्टर था उसमें जाना था कि जो पहले पॉलिटिकल का मतलब होता है कि देशों की सीमाएं वगैरह का निर्धारण। ये पॉलिटिक्स के बारे में जाना कि कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कितने स्टेट है, वहीं इसकी स्थिति क्या है भारत की, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतर, ये सब जाना। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जाना। तो ये चैप्टर इसीलिए तो ओवरऑल देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इसने भारत के बारे में सब कुछ बता दिया, मतलब बहुत बेसिक। और भी बहुत ब्रीफ इंट्रो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं एक एक टॉपिक के लिए, जैसे भारत के जितने भी विभाजन हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।